लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं। 1 जून को पंजाब में वोट पड़ने हैं। पार्टी की ओर से लगभग सीटों की अनाउंसमेंट कर दी गई है पूरे देश भर में, पर पंजाब अभी भी बाहर है। कैसे देखते हैं? देखिए प्रिंस जी, सबसे पहले तो मीडिया कॉर्प्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर बताता हूं। 1 जून को चुनाव है पंजाब के अंदर और लगभग 350 पौने 400 के आसपास टिकटों की घोषणा पूरे भारत भर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हो चुकी है। और जो लगभग बचे हुए कैंडिडेट हैं, मेरा ये मानना है, अनुमानित है कि लगभग अगले 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर पार्टी उस पर निर्णय कर सभी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। प्रतीक जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब को लेकर पार्टी संजीदा नहीं है? देखिए, आप अगर संजीदा की बात करें, अगर पंजाब के लिए भाजपा संजीदा नहीं होती तो क्या पंजाब और पंजाबियों के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, क्या वो होते? क्या वो करतारपुर का कॉरिडोर खुलता? क्या सिखों की काली सूची खत्म होती? और ऐसे बहुत सारे मसले अगर मैं गिनाने लगूंगा, लगभग 30 से 32 ऐसे काम है जो पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए और सिखों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं। प्रतीक जी, बीजेपी देखा जाता है कि पंजाब में अक्सर अकाली दल से छोटे भाई की भूमिका में रही है। इस बार पहली बार होगा संपूर्ण तौर पर इलेक्शन लड़ेगी बीजेपी अपने आप से। कैसे देखते हैं कि क्या बीजेपी का संगठन पूरे पंजाब में तैयार है या ये सिर्फ तैयारी के तौर पर लिया जाएगा आगे आने वाले चुनाव में? देखिए प्रिंस जी, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार, हम केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ता है या जो बाकी कार्यकर्ता उसके साथ लगते हैं, वो डेफिनेटली पहले दिन से लेके, चुनाव के दिन से लेकर और अगली सरकार बनने के लिए काम करने के दिन तक काम करता है। उसका कभी भी ये लक्ष्य नहीं रहता कि मैं केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। उनका सबसे पहला लक्ष्य ये रहता है लोगों तक सरकार की, देश की, प्रधानमंत्री की किए हुए काम, उनकी नीतियां और जो भी आज तक देश की सरकारों ने नहीं किया उसको प्रचार प्रसार कर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करना। और आप संगठन की बात करें तो लगभग भाजपा पंजाब का संगठन आज इस स्थिति में मजबूत है कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में 13 के 13 प्रत्याशी खड़े कर उनको चुनाव जिताने की स्थिति में आ गए हैं। प्रतीक जी, आपकी जो जिम्मेवारी है, बेसिकली आप पंजाब के ट्रेनिंग सेल के कन्वीनर हैं जी। कैसा लगता है कि आपकी भूमिका इस बार के चुनावों में आपको कैसी दिख रही है? देखिए प्रिंस जी, अगर आप संगठन की बात करें, मेरे पास एक प्रशिक्षण का दायित्व है। पंजाब भाजपा के अंदर जो भी प्रशिक्षण का काम होता है वो मेरे द्वारा, मेरे माध्यम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी की एक संरचना है, उस संरचना में मैं एक भाग हूं, एक हिस्सा हूं। उस हिस्से के अनुसार चुनावों के अंदर प्रशिक्षण की अगर हम बात करें, अभी बीच में कुछ समय पहले जिस दिन चुनाव घोषित हुए, पार्टी की स्तर से एक इन्फॉर्मेशन आया कि ये सभी कार्यकर्ताओं को इसका प्रशिक्षण देना है, तो हमने उनको ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण स्टार्ट किया कि जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने दी हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर से लेकर, मंडल स्तर से लेकर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक काम करेगा, ताकि हमारा कोई भी प्रत्याशी या हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा ना पाया जाए जो किसी भी चीज का उल्लंघन करता हुआ मिले। प्रतीक जी, आप पंजाब के प्रदेश तक के नेता हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार जो पंजाब के चुनाव होंगे, इनमें मुद्दे कौन से अहम होंगे? देखिए, पंजाब के चुनाव में आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा नशाखोरी का है। हर रोज कितने युवा, और मैं तो ये हैरान हूं देख के, मैं अंदर से आहत होता हूं, लड़कियां हमारी 20-20, 25-25 साल की लड़कियां नशे के कारण मर रही हैं। पहले हम किसी समय सुनते थे कि लड़के नशा करते हैं, आज तो लड़कियों को उस स्तर पे ले गई है पंजाब में 2 साल से जिस सरकार चल रही है। बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आए होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। मुझे तरस आता है इस सरकार पे और इस निकम्मी सरकार की योजनाओं पे, जो कि ये कहकर आई थी कि हम 1 महीने में नशा खत्म कर देंगे। ये माननीय इनके संयोजक केजरीवाल जी का वादा था पंजाब की सरकार, पंजाब में सरकार बनाने के लिए। ये गारंटी दी थी केजरीवाल जी ने कि मैं 1 महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर दूंगा। आज 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है। आपको याद हो, लगभग शायद 10 मार्च के आसपास चुनाव के रिजल्ट आए थे 2022 में, और 17 मार्च को भगवंत मान जी ने सरदार भगत सिंह जी को साक्षी मानकर शपथ ली थी कि मैं पंजाब, पंजाबियत और पंजाबियों के लिए काम करूंगा। बट मुझे एक भी ऐसा काम, एक भी ऐसा वादा जो पंजाब की सरकार ने पंजाबियों के साथ पूरा किया हो, मुझे बता दे। मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं इस विषय पर।
आप पंजाब की बात कर रहे हैं, नशे की बात कर रहे हैं। ये जो नशे का कोड़ है तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। 2 साल के समय में खत्म होना, आपको लगता है कि ये बात कहनी जायज़ बनती है? प्रिंस जी देखिए, हम जब वादा करते हैं, हम जब लोगों के साथ विश्वास करते हैं, लोग हमें विश्वास करके अपने मत का साथ देते हैं, तो वो इसलिए देते हैं कि उनको विश्वास आता है कि हम ये काम करके देंगे। तो ये मैंने नहीं कहा था उनको कि आप 1 महीने का नाम लीजिए। ये उनके संयोजक, पार्टी के संयोजक और आज के हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का वादा था कि मैं 1 महीने के अंदर नशा खत्म कर दूंगा, एक भी इंसान को रोड पे नहीं रहने दूंगा, कोई भी धरना नहीं होगा। आप देख रहे होंगे पंजाब के अंदर हर रित रोज नए अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस धरनों पर बैठती हैं, फिर चाहे वो टीचर्स यूनियन हो, फिर चाहे एनएचआरएम यूनियन हो, फिर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की यूनियंस हो। तो ये साबित करता है कि कहीं पे भी पंजाब, पंजाबियत और पंजाबियों के लिए इस भगवंत मान सरकार और इस आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। इन्होंने कहा था कि हम आम हैं, आम आदमी के शब्द का मतलब खत्म कर दिया इन लोगों ने। आप अगर देखेंगे, आज बहुत सारे ऐसे किस्से हमारे सामने प्रस्तुत हैं। आप सब मीडिया के पत्रकार बंधुओं को पता है कि रोज कोई ना कोई इनका एमएलए, कोई ना कोई इनका चेयरमैन, कोई ना कोई और इनका अधिकारी, वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीजों में पाया जाता है जो यहां पे मेरे को लगता है कि वो शब्द उचित नहीं होगा मेरे लिए कहना। कहां से इनके पास, एक बात बताइए, एक मोबाइल की दुकान चलाने वाला आदमी एमएलए बना, एमएलए बनते उसके पास 1.5 लाख रुपए का मोबाइल आ गया? कहां से उसके पास इनोवा गाड़ी आई? कहां से वो फॉर्च्यूनर में बैठ के रोज चल रहा है? सरकार की दी हुई गाड़ी में नहीं चल रहा वो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पैसे की जो वर्षा हो रही है, ये आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर कहां से हो रही है? ये जो शराब घोटाले की नीति दिल्ली से चलती हुई पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट हुई, मैं आपको वादा करता हूं और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में वही स्थिति पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के बाकी नेताओं की होने वाली है, आम आदमी पार्टी के। क्योंकि वही जो दिल्ली में नीति अप्लाई करी थी उन्होंने, आज पंजाब में अप्लाई कर चुके हैं। आप बात कर रहे हैं शराब की, नशे की, शराब पॉलिसी की। पर जो किसानी है पंजाब की, जी ये हमेशा से बीजेपी के विरोध में रही है। इस बार भी इलेक्शनों से पहले एक बहुत बड़ा धरना शुरू किया गया, जिसका कूच दिल्ली की तरफ किया गया, जिसे शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। उसे कैसे देखते हैं? आपकी किसानी आपके साथ कहीं नहीं। देखिए, आप, किसानी को एक बड़ा मुद्दा है। किसान पूरे देश का अन्नदाता है और भारतीय जनता पार्टी इकलौती पहली सरकार 2014 के बाद आई थी जब 2016 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में हर 3 महीने में 2,000 रुपए हर 5 एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसान के खाते में डाला। क्या आज से पहले 70 साल कभी भी किसी सरकार ने कोई ऐसा काम किया? क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों की फसल का बीमा करना, ऐसे कितने ही कार्य किसानों के लिए भारत की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनी थी, उसके लिए केवल माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री ने मिलकर ये काम किया ताकि किसानों का भला हो सके, उनकी आय दुगनी हो सके। अब आप बात कर रहे थे, मुझे आपने बोला किसान हमेशा अगेंस्ट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। माफी चाहूंगा, ये किसान नहीं, कथाकथित वो लोग हैं जो सरकार या सरकार के प्रायोजित उनकी शय पे वहां पर धरनों में बैठे हैं और हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को वो भड़काने का, उनको गलत राह पर चलाने का काम कर रहे हैं। मैं किसी भी किसान के खिलाफ नहीं हूं, ना हमारी सरकार किसी किसान के खिलाफ है। आप एक बात बताइए, यूपी में भी किसान बसते हैं, एमपी में भी किसान बसते हैं। सबसे ज्यादा देश का गेहूं मध्य प्रदेश से आता है। आप मुझे बताइए कौन सा मध्य प्रदेश का जो किसान है वो धरने पर उठ के पहले भी दिल्ली में आया था, जो अब की आप बात कर रहे हैं शंभू बॉर्डर की, वो आया? अब बात कर रहे हैं किसान, जो ये लोग हैं, ये तथाकथित पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जी जो किसानी के रूप में आपके सामने। जी जो पिछली बार 3 बिल आई थी जी केंद्र सरकार, इन्हीं तथाकथित पॉलिटिकल ग्रुप के लोगों के कारण उन्हें वापस लेना पड़ा था। जी। या सब आप समझते हैं कि उस वक्त किसान थे, आज किसान नहीं है? या देखिए प्रिंस जी, मैंने आपको आज आपको याद होगा, लग शायद मेरे को अगर तिथि ठीक याद हो तो 19 नवंबर 2020 के अंदर शायद माननीय प्रधानमंत्री, या 2021 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो जो 3 खेती कानून हम लाए थे वो वापस लिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के तो बहुत सुंदर शब्द है, अगर मैं उसको दोबारा दोहराना चाहूँ। उन्होंने ये कहा था, मैं किसानों की भलाई के लिए ये बिल लाया था, पर शायद हम समझाने में उनको कामयाब नहीं हो पाए। आप मुझे बताइए, जब तब दिल्ली में किसान आकर बैठे थे या संस्थाएं आकर बैठी थी, क्या प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान नहीं रखा? प्रधानमंत्री जी ने अपने
औहदे की गरिमा को भी उन किसानों के सामने झुकाया, ताकि क्योंकि वो उस अन्नदाता का सम्मान करते हैं, उस अन्नदाता को भगवान का रूप मानते हैं। तभी आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के सभी मंत्री इस काम के लिए सजग और सतर्क हैं कि किसानों का जो भी मुद्दा है हम सॉल्व करने के लिए आज भी तैयार हैं, और हम तत्पर हैं। कोई भी ऐसा विषय किसान संस्थाएं हमारे पास लेके आएंगी, हम वादा करते हैं उसको पूर्ण करने का काम करेंगे, जो भी किसानों के हक में होगा। तो केजरीवाल का मसला है, केजरीवाल को उठा लिया गया जी दिल्ली में जी ईडी द्वारा, इसे कैसे देखते हैं? देखिए प्रिंस जी, आप भी एक पत्रकार हैं, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन हम सब के कुछ मौलिक अधिकार हैं और मौलिक जिम्मेदारियां हैं। उन मौलिक जिम्मेदारियों में यह भी आता है कि अगर मुझे प्रशासन, पुलिस या कोई भी सरकारी संस्था किसी भी विषय के लिए समन भेजती है, तो मुझे उनका जाके उनके सवालों का, उनसे बातचीत करके उनके सवालों का जवाब देना होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी को मैं 9 समन जाने के बावजूद भी वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे ऐसा क्या, मुझे आज कोई संस्था बुलाए, मैं बेझिझक, सुबह बुलाएंगे शाम को मैं उनके दफ्तर में जाकर हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं छुपाऊं। आपके मन में अगर चोर नहीं है तो आप क्यों 9 बार समन का जवाब देने नहीं गए? आप 9 बार में समन का जवाब देने जाते तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती। आप कहीं ना कहीं दोषी थे, आप कहीं ना कहीं, आपके सामने कैश की ट्रांजैक्शंस आई हैं, वहां के एमएलएज ने कहा है गोवा के कि हमें ये पैसा दिल्ली में माननीय हमारे संयोजक केजरीवाल जी के माध्यम से आया था, वहां के एक एमएलए के थ्रू। तो ये सारी बातें तो जग जाहिर हो चुकी हैं। तो आज अगर ये बात कही, तो कानून अगर अपना काम कर रहा है, तो उसमें बाधा डालने का काम माननीय केजरीवाल जी ने किया या उनके चहीते मंत्री या एमएलएज ने किया। लेकिन ऐसा है, कानून सत्य में विजयते के रूप में काम करता है, जुडिशियल सत्य में विजयते के एक लक्ष्य को लेकर काम करती है, और मुझे विश्वास है कि जो वो काम कर रहे हैं वो न्याय संगत और न्यायपूर्ण है। आखिरी सवाल, 400 पार का नारा है जी, क्या है ये नारा नहीं, हमारा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने स्तर पर काम करेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है तीसरी बार फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनकर शपथ लेंगे, और जो बचे काम इस देश में होने वाले हैं, जो लोग समाज और संस्थाओं और सामाजिक लोगों की भलाई के लिए होंगे, जो पीड़ित, शोषित, वंचित की लड़ाई के लिए होंगे, जो हमारा लक्ष्य है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी सरकार की मेन धारा में लेके आने का, हम उस लक्ष्य को अचीव करने में कामयाब होंगे।